इसके हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। अपना क्रैश कोर्स जो मैं आपके लिए लाया था वो अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी क्या मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, एक 12th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ठीक है। ये अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, एक वीडियो में एक ही शॉट में कंप्लीट पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर। आप वीडियो का मतलब अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं मिलते हैं टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में कैसे मिलेंगे जी, अभी क्लास तो बाकी है। चलिए तो सबसे पहले आपको दिमाग में चल रहा होगा भूगोल, आपको दिख रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी माने भूगोल होता है, ठीक है। इसका शब्द कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में जानते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ चीजें ऐसे देखिएगा। भू और गोल, भू प्लस गोल, जैसे भूगोल बोलते हैं। भू माने होता है धरती, क्या होता है? धरती होता है। और गोल माने गोल होता है, यानी धरती गोल है। धरती गोल है, इसके बारे में स्टडी करना यानी पढ़ाई करना, इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? अपना भूगोल कहलाता है। भूगोल तुम्हारा दो तरह का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या तुम्हारा भूगोल में कितने भाग होगा? भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल क्या होगा? तुम्हारा फिजिकल होगा, जैसे कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे पहाड़े हैं, समझ में आ रहा है क्या? कहाँ पे तुम्हारा पठार है, कहाँ पे तुम्हारा मैदान है, कहाँ पे झरने हैं, ये सब तुम्हारा भूगोलिक में आता है, भौतिकी में आता है, ठीक है। तो देखिए समझते पहले ज्योग्राफी का परिभाषा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। और एक और चीज समझ लीजिए, हम लोग पृथ्वी है, पृथ्वी में जितनी गतिविधियां चल रही है, जितनी भी गतिविधियां हो रही है, ये सारी चीज के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। हम लोग जो पृथ्वी में रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो आप बोले पृथ्वी हम सबसे ऊपरी लेवल पे रहते हैं, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हैं कि बीच में रहते हैं, बीच में कहीं भी नहीं रह सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि बीच में लावा होता है बहुत सारा, ये 3 परतों में बटा रहता है पृथ्वी अपना। बीच में लावा बहुत होता है, बहुत सारे आग का गोले होते हैं, तो उसमें रह लेंगे हम लोग जी? नहीं रह पाएंगे। सिंपल सी तो बात है, कैसे रहेंगे हम लोग? जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन हम लोग ऊपरी परत पे रहते हैं, नीचे भी रहते हैं हम लोग, ऐसे इस साइड भी रहते हैं। क्या आपको मन में नहीं चल रहा डाउट? सर हम गिरते नहीं है, वजह क्या है? सोचिए थोड़ा सा के लिए, आप गिरते क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि बाबू मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लगता है फोर्स। आप पढ़े होंगे 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं। वो इसमें लगने की वजह से हम लोग गिरते नहीं है। जैसे देखिए मार्कर है कोई भी, इसको मान लीजिए, देखिए अब मैं इसे उछालूंगा ऊपर की ओर, देखो उछाला, अब फिर नीचे ही आ रहा है। क्या वजह है नीचे आने का? ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, इसके वजह से नीचे आ रहा है। समझ में आता चीज क्या? हम लोग नीचे क्यों गिरते क्यों नहीं है, ये समझ में आ गया। एक और यहाँ पे लॉजिक चलता है, वो लॉजिक आप बता नहीं पाइएगा अगर नहीं पढ़े तो। मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसके सुन लीजिए थोड़ा सा के लिए, ठीक है। चलिए एक और चीज देखिए यहाँ पे, कल बताना भूल गया था। देखिएगा ये मान लीजिए तुम्हारा क्या सराउंडिंग एक तो से, ठीक है, ऐसा कुछ ये तुम्हारा सन है। क्या ये? सन माने सूरज है, ठीक है, सूरज है। यहाँ से दूरी है, यहाँ से भी ये दूरी है। यहाँ पे पृथ्वी है, क्या यहाँ पे? मैं लिखता हूँ यहाँ पे पृथ्वी है, और यहाँ पे तुम्हारा सन माने सूरज। ये पृथ्वी घूम के इधर आ गई, ये पृथ्वी ही है, ठीक है। ये पृथ्वी चल के घूम के यहाँ पे आ गई। और आप मुझे इतना बताइए कि सर्दी का मौसम कहाँ पर होगा, ठंड का मौसम कहाँ होगा? इस मतलब पोजीशन A पे होगा या पोजीशन B पर होगा? बताइए। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम कहाँ पे हो सकती है? पृथ्वी यहाँ पे होगा तब होगा ठंड का मौसम, या पृथ्वी यहाँ पर होगा तब होगा ठंड का मौसम? बताइए, आप बताइए। A पर होगा तो ठंड का मौसम होगा, सही बात है क्या? या B पर होगा तो ठंड का मौसम होगा? आप लोग बोलिए। B पर। क्या रीजन क्या है? यहाँ पर गरम, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी के पास ज्यादा सूरज है तो गर्म होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होना चाहिए, यहाँ पे मतलब गर्मी होगा, यहाँ पे क्या होगा? ठंड होगा। ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दिमाग में सोच लीजिए कि ऐसा नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सूरज के पास ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगा, और यहाँ दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे कम गर्मी होगा। ये इससे कोई मतलब नहीं रखता दूरी से, इसका रोटेशन से मालूम चलता है, हमेशा प्रकीर्णन से मालूम चलता है इसका। तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा क्या होगा? ठंड होगा। क्या होगा यहाँ पे? ठंड, ठंडी का मौसम होगा यहाँ पे, यानी जनवरी का मौसम चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? जुलाई का मौसम होगा। आपको लग रहा है कि सर दूरी होने की वजह से सूर्य का प्रकाश लेट से पहुंचेगा तो हम लोग को यहाँ ठंड लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में लगता है क्या? गर्मी लगती है, क्योंकि तुम्हारा जुलाई का महीना बहुत गर्मी होता है।
और यहाँ पे तुमको लगता है कि गर्मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठंड होता है। यानी तो जनवरी का महीना क्या होता है यहाँ पे? ठंड होता है। जब सूर्य यहाँ पे आता तो जनवरी का महीना होता है, जब सूर्य यहाँ पे आता तो कहाँ का महीना होता है? जुलाई का महीना होता है। ठीक है, इससे मालूम हमको चलता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि दूर है के पास है। आप इतना एरिया देखिए, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। आप ये मत सोचिए कि सर ये तो चौड़ा बहुत ज्यादा है, ये तो पतला बहुत ज्यादा है, इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं। इसको समझ में आएगा? एरिया सेम है, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक कंडीशन तुम्हारा कुछ लॉजिकल वाला बात था, इसलिए मैंने बता दिया। कंप्लीट है तक? और किसी को डाउट अब तक? हम लोग पढ़ेंगे पहले ज्योग्राफी क्या है, उसका कितने भागों में बांटा गया है, मानव भूगोल में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, सब देखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जितना बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है सब देखेंगे हम लोग। वैसे मिटा देता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, वन शॉट वीडियो होगा, बिल्कुल वीडियो का अंत तक बन रहिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं आपके जैसे। चलिए और देखते हैं यहाँ पे हम भूगोल, यानी क्या बोलेंगे हम लोग? ज्योग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी। थोड़ा पर्दा स्लाइड कर दीजिए, तो ज्यादा धूप आ रहा है, धूप मतलब व्हाइट सा आ रहा है। ये वाला चलिए ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। और देखिए आपको दिख रहा होगा भूगोल, आपको बताया भूगोल का अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी किससे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये अपना क्रैश कोर्स है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए इसको। हर एक पॉइंट को यहाँ पे चर्चा किया गया है, भले बुक नहीं है, ये नोट्स है, बुक में भी ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा इसके बारे में। देख क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का। देखो ज्योग्राफी अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है? ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी, क्या बोला है? शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्ण करना तथा उसके बदलते रूप स्वरूप का वर्ण करना, यानी इसके बदलता हुआ रूप को हम लोग देखना, वो क्या कहलाएगा? अपना ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, और देखते हैं। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं में ही की जानने की जननी कहा जाता है। सॉरी, भूगोल को क्या कहते हैं हम लोग? ज्ञान की जननी, मतलब ज्ञान देने वाला जननी है एक तरह से, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूगोल बोलेंगे। समझ में आ रहा है चीज का? चलिए आगे देखते हैं। भूगोल की शाखा कितने होते हैं? तो बोलिए भूगोल की दो शाखा होते हैं। कितने शाखा होते हैं? दो। पहला भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक भूगोल, दूसरा क्या तुम्हारा? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, और यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। व्याख्या करता मतलब बताता है उसके बारे में, अध्ययन करता मतलब पढ़ता है उसके बारे में, क्या रीजन है वो बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए साथ ही यह भूविज्ञान, भूमन धरती, विज्ञान मैंने विज्ञान, धरती का विज्ञान, साथ ही भू विज्ञान यानी मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान, रसायन मैंने केमिकल से बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे। इसकी कई उपशाखाएं, उपशाखा मैंने छोटा सा शाखा ब्रांच है, कई उपशाखाएं हैं। ठीक है, और विविध भौतिकी परिघटनाओं की विवेचना करती है। भौतिकी क्या होता है? परिघटना क्या होता है? भौतिकी परिघटना जाइए देखिए क्या बोला? भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। भौतिक परिघटना समझते हो? जो मतलब परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं तूफान आ जा रहा है, कहीं भूकंप आ जा रहा है, ठीक है, सब भौतिक परिवर्तन है। समझ ना? परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ प्रकृति के अंदर, भूगोलिक के अंदर, उससे क्या बोला? भौतिक परिवर्तन, यानी तारे का भी टिमटिमाना, ये सब कहानी बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे होता है। विवेचना करती है मतलब उसके बारे में स्टडी करता है, जानता है उसके बारे में क्या चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव भूगोल देखिएगा, हम लोग के द्वारा बनाया गया भूगोल को मानव भूगोल कहते हैं। कंप्लीटेड। देखिए मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बना रहता है। मतलब हमने बनाया इसको किसके लिए? तो मानव पर्यावरण को स्टडी करने के लिए। पर्यावरण समझते हो ना? जैसे पर्यावरण हो गया, सामाजिक हो गया, तुम्हारा सांस्कृतिक हो गया, ये सारा जोड़ जाड़ के हम इकट्ठा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मानव भूगोल बोलते हैं। हम लोग कैसे रहेंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, कैसे बात करना किससे, सारा कंडीशन किसमें चलेगा? तो मानव भूगोल में चलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध करता है। मानव भूगोल क्या है? हमारा और हमारा पर्यावरण का जो संबंध है, मैं कैसे पर्यावरण का यूज कर रहा हूँ, कैसे दोहन कर रहा हूँ, क्या उससे सामान खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ, या पेड़ पौधे काट रहा हूँ नहीं काट रहा हूँ, वो सारा संबंध का गणना तुम्हारा मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। समझ में आता चीज क्या?
चलिए आगे देखते हैं। इसने क्या बोला, भूगोल की इस शाखा, देखिएगा, भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 9वीं शताब्दी में, सॉरी 19वीं शताब्दी के अंतर में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाश के समय हुआ था। किसका बुक है हमें? चार्ल्स डार्विन का बुक है। इसका नाम क्या तुम्हारा? अभी थोड़े पहले पढ़े थे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके प्रकाशन के समय हुआ था। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी थी। जिज्ञासा माने इंटरेस्ट, उसका मतलब एक तरह से क्या था, मतलब मजा आने लगा था पढ़ने में, ठीक है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए रेड जेल दिख रहा है, रेड जेल का नाम दिख रहा है क्या? रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल दिखाई दे रहा है क्या? रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल, रेड जेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अभी का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था क्या? ऑर्थो देख रहे क्या? सही है क्या? नहीं, एंथ्रोपेजियोग्राफी में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर हम लोग कोई व्यक्ति जीवित है, इसका मतलब यह है कि वो क्या बोलते हैं, पर्यावरण से रिलेशन में है। कैसे? सांस ले रहे हैं जी हम लोग, मेरे तो सांसें हैं, तो सांस के पर्यावरण से नहीं ले रहे क्या? अगर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, फिर हम तो मर जाएंगे ना। तो हमारा जरूरी है कि इस रिलेशन में रहे। और देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। एलन सी चैपल, देखिएगा चैपल है। एलन सी चैपल के अनुसार मानव भूगोल क्या होता है, उसके बारे में डिफिनेशन दिया गया है। देखिए क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़कों, रेल नेटवर्क, जो रेल बनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेल नेटवर्क आदि और भौतिकी संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। इस सब के सब किसने बनाया है? मानव द्वारा बनाया गया है। नहीं बनाया जी? देखिए, गांव भी हमने बनाया है, शहर भी हमने बनाया है, सड़क का निर्माण हमने किया है, रेल नेटवर्क हमने बनाया है। ये सब जितना भौतिक क्रिया हमने बनाया है, मतलब मानव ने बनाया है। आगे देखिएगा, एलन सी चैपल रेड जेल की एक अमेरिकी शिष्य के अनुसार मानव भूगोल अस्तित्व में पृथ्वी तक क्रियाशील मानव के क्या यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध करता है। ये बोलता है ना कि रेड जेल की अमेरिकी शिष्य के जो मानव और उसका जो पर्यावरण है, उसमें जो बदल रहा है, उसका जो क्रिया चल रहा है, वो क्या शिष्य को दर्शाता है यहाँ पे? शिष्य क्या शिष्य नहीं है, इससे मैंने स्टूडेंट की बात हो रही है। वो रिश्तों को क्या करता है भाई? बोध करता है, बोध मैंने बताता है रिश्ता को। चलिए, मानव भूगोल का इतिहास दिख रहा है क्या? अब पढ़ेंगे हम लोग मानव भूगोल का इतिहास कैसे रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल का इतिहास यानी कि मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजित और संशोधन के साथ शुरू हुआ है। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में बातचीत हुआ था। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई है। अज्ञात मैंने जानते नहीं उसके बारे में, जो अभी ना उसके बारे में 15वीं शताब्दी के बाद उत्तरार्ध में बात होता है, उसके बाद में बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त किया गया है, ठीक है। जानकारी अब उपलब्ध कराई गई है, जो कि नीचे दर्शाया गया है, कराई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यात्री देखिए क्या क्या है, देखो ये जानकारी हम लोग कैसे मिल रहा है, तो हम लोग मानव का भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ से जानकारी मिल रही है, ये बता जा रहा है यहाँ पे। ये क्या बोल रखिएगा, यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया। क्या बोले इसने? यात्रियों द्वारा अन्वेषण आविष्कार होता है। आविष्कार ने मानव भूगोल का क्षेत्र का विस्तार किया, विस्तार मैंने फैलाया, और विभिन्न समाजों के साथ, अच्छा अलग अलग समाज होता है ना जी, उसके साथ क्या क्या बातचीत भी की, और इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यापक विद्यालय की तरह पढ़ सकते थे। हमने बोला ना साफ कट्टरवादी, सभी समाज से बात करना। इसने क्या बोला? सभी समाज से बात करना, क्या बोला इसने? व्यवहार और विद्यालय की तरह पढ़ सकते थे, सभी जगह, स्कूल में, कट्टरपंथी में, विचारधारा में, और सभी के विचारों में। इसने बोला क्या, हम लोग क्या बोला इसने कि मानव भूगोल के बाद समाजों के बीच से बातचीत करना शुरू कर दिया, सबको समझाया गया कि हमारा मानव भूगोल ऐसा होता है, सब बताना शुरू कर दिया, ठीक।
और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मानव भूगोल क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या मानव भूगोल का क्षेत्र और उप क्षेत्र क्या होता है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। देखिए क्षेत्र क्या होता है। मानव भूगोल प्राकृतिक में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषय के साथ विशाल संबंधित विकसित करता है। अन्य बहन मतलब और बहन और भी बहुत सारे अन्य विषय है जो किसको क्या करता है, यहाँ पे विशाल संबंध को विकसित करता है। मतलब और भी ऐसे सारे कंडीशन है तो हमारे रिलेशन को दर्शाता है कि प्रकृति में तुम्हारा कैसा रिलेशन बन रहा है, संबंधों को दर्शा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। पृथ्वी की देखो क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। हर पहलू जैसा भी पहलू सबका क्या करेगा, व्याख्या करने के लिए रेडी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब आते हैं मानव भूगोल। देखो मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े तुम्हारा अपना टॉपिक है से बताने के लिए। तो पहला पॉइंट में क्या बोला, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारा बातचीत, हमारा पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, ठीक है, सब क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। हमारा धार्मिक क्या है, सबके सब सांस्कृतिक है। ठीक है, ये बोला सांस्कृतिक भूगोल हो गया। फिर क्या बोला सामाजिक भूगोल, समाज में कैसे रह रहे हैं, क्या वजह रहने का, कैसे बातचीत हो रही है, ये सारा क्या कहलाएगा, सामाजिक भूगोल कहलाएगा। फिर क्या बोला नगरीय भूगोल, देख रहे क्या, नगर कैसे बन रहा है, नगर में भूगोल की स्थिति कैसी है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं क्या है, कहीं मतलब हैंडपंप है भी या नहीं है, उसका नहीं से बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या बोला जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में कैसे वृद्धि हो रही है जनसंख्या क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे नहीं है, कैसे हो रहा है, सब बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या बोला यहाँ पे राजनीतिक भूगोल, राजनीति में कैसे राज्य व्यवस्था हम लोग देखेंगे, कैसे हमारा समाज चल रहा है। ठीक है, राजनीतिक कैसा है उसका भूगोल में भी बता जा रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा आवास, आवासीय भूगोल। आवासीय भूगोल उसे कहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं, मेरा घर कहाँ है, ठीक है ना, उस कंडीशन में बताया जा रहा है कि तुम्हारा आवासीय क्या है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में पैसा से क्या मतलब है, कोई अमीर है कि कोई गरीब है ना, किसी के पास पैसा है किसी के पास पैसा नहीं है, इसको मैं क्या बोलूंगा, आर्थिक भूगोल बोलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य उप क्षेत्र क्या होता है, प्रमुख उप क्षेत्र की बात हो रहा है, पेपर में आता है सब, क्षेत्र के बारे में बताइए, उप क्षेत्र के बारे में बताइए, अगर नहीं जानो तो कैसे लिखोगे फिर। तो ये बोल रहे हैं मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो पहले तो मेरा व्यवहार है, व्यवहारवादी भूगोल, क्या बोलेंगे इसको, व्यवहारवादी भूगोल बोलेंगे। और सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या सामाजिक कल्याण का भूगोल। फिर संस्कृति भूगोल पढ़ेंगे इसके अंदर, ये तुम्हारा क्या इसे हम बोलते हैं मानव भूगोल का प्रमुख उप क्षेत्र है। ठीक है, और देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक भूगोल। हमारे ऐतिहासिक भूगोल कैसा रहा है, ठीक है, क्या ऐतिहासिक भूगोल में क्या क्या बातें चित आती है उसके बारे में। फिर चिकित्सा भूगोल, मतलब डॉक्टरी लाइन में जाने के बाद चिकित्सा भूगोल की बात हो रही है। फिर क्या बोला लिंग भूगोल, मतलब लड़का की लड़की उसके कंडीशन में कैसा वहाँ पे व्यवहार हो रहा है। ठीक है, वो भौगोलिक स्थिति कैसी है वहाँ की, वो सारा कंडीशन यहाँ बता रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोले मानव भूगोल की विचारधारा क्या होता है। मानव भूगोल तो बात है विचारधारा क्या है, तो देखो अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल, अलग अलग वैज्ञानिक की बात हो रही है। ठीक है, देखिए सामने थोड़ा कर दो दिखने के लिए, देखिए विचारधारा अलग अलग भूगोलिक के मानव भूगोल को देखने के नजरिए को मानव भूगोल की विचारधारा कहलाता है। अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। एक ही चीज को मैं 2-3 तरीके से देख सकता हूँ, देखते हैं जी। तो फिर यहाँ पे वही बात आ रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो मानव भूगोल के प्रमुख 3 विचारधाराएं निम्नलिखित है। तो 3 विचारधारा कौन कौन है, तो पहला है तो नीतिवाद। क्या होता है नीतिवाद, बने अपने को लिए देखना, नीति रखना, कैसे रूल बनाना है, नीतिवाद। फिर बोला क्या संभववाद। क्या होता है संभववाद के बारे में बताना, कोई चीज को संभावना हो सके उसे हम लोग बोले संभववाद बोलेंगे। फिर क्या बोला यहाँ पे नव निश्चयवाद, नव मैंने जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो निश्चय कर रहे से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नव निश्चयवाद बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा क्या होता है, मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा देख रहे क्या, तो मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा क्या होता है देखिएगा। तो मानवतावादी विचारधारा से आज से मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्पना एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों में जोड़ना था और इनका उद्देश्य 1770 के दशक में 1970 के दशक में हुआ था। क्या हुआ था, 1970 दशक में हुआ था। इसने क्या क्या बोला, वो मानव कल्याण, जो मानव कल्याण कर दे, सामाजिक चेतना
सामाजिक को सोचने पर प्रेरित करें कि ऐसे करने से ऐसे सोचो, ये खराब नहीं है, मतलब एक तरह से अच्छी बात है। सोचा था ना समाज की ओर आगे बढ़ेगा जी, तो सोचने के लिए बढ़ावा दे रहा है। और देखिए क्या बोल रहे हैं, इसके अंतर्गत आवास, आवास मैंने रहने का जगह, स्वास्थ्य मतलब हमारा कैसा शारीरिक है, शिक्षा, जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ध्यान केंद्रित मतलब उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है, समझ ना, उसमें क्या देता है, यहाँ पे बल देता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान क्या करता है, अपने वाला आकर्षित करता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है। पर्यावरण निश्चयवाद पर्यावरण क्या होता है देखिएगा। देखिए, मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवित रहता है, नहीं रहता जी। ठंड के मौसम पहले के कपड़े था, मतलब पहले का निहाली सब था क्या बोलते उसे, कम्बल वगैरह था क्या, नहीं था ना। पहले तो हम लोग ठंड के मौसम में जैसे जानवर लोग अभी भी रहते हैं वैसे हम लोग भी रहते थे पहले। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवित रहते थे। ऐसा गर्मी का मौसम गर्मी जैसा, ठंड का मौसम तो ठंड की तरह ही, कोई कपड़ा है नहीं, ठीक है, कोई रहने के लिए लुकाने के लिए जगह है नहीं, ठंड से बचने के लिए। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को की पर्यावरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाद कहते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण बोलेगा वैसे वैसे हम ढल जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाद बोलेंगे। जैसे पहाड़ी इलाका, मतलब मान लीजिए बारिश का इलाका है, ठीक है, अब मुझे भीगना नहीं है, लेकिन भीगने का तो भीगना तो पड़ेगा ना जी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, तो उसी हालत बन जाएगी, छोड़ यार बारिश नहीं हो रहे तो होने दे, अपना काम नहीं करेंगे क्या, तो भिजले काम कर रहे हैं, तो उसी में प्रकृति में ढल गए हम लोग, ठीक है, इसे बोल जा रहे हैं। आगे देखिएगा, बता नव निश्चयवाद क्या होता है। देखिए, नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफ्थ टेलर, ग्रिफ्थ टेलर तो ग्रिफ्थ साइंटिस्ट मतलब जोग्राफिकल थे, तो ग्रिफ्थ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ठीक है, दोनों आपस में कोई वितरता अवस्था नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा होने के लिए। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, मतलब उसका प्रयोग करके हम लोग जीत सकते हैं। तुम चाहो कि मैं प्रकृति को गुलाम बना दूं तो ऐसा संभव नहीं है, न तो तुम्हारा प्रकृति तुम्हारा गुलाम है और न ही हम लोग प्रकृति के गुलाम है, आपस में यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है क्या, एक न एक दिन मर के ही जाना है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर क्या बोला देखिएगा, इस संकल्प के अनुसार तो क्या बोला, पढ़ लिया ना, दोबारा पढ़ते हैं। इस संकल्प के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों को अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब नियम को ही जीत कर, नियम को फॉलो करके ही हम लोग जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते, ठीक है। चलिए, नव निश्चयवाद की विशेषता क्या होता है। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद है और उसके बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है कौन, तो नव निश्चयवाद, ठीक। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है कि समस्या सुलझ जा मतलब एक तरह से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है। न तो मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड होगा और न ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य पे डिपेंड होगा, दोनों को कंपेयरिंग करके जीवित रह सकते हैं हम लोग, चाहे मनुष्य हो चाहे प्रकृति क्यों ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उससे विन्यास को बचाया जा सकता है, बचाना होगा। देखिए, हम लोग को प्रकृति पे अगर विजय पाना है तो उसी का नियम को साथ रहे, ना कि तुम्हारा उसका उल्लंघन कर दो, पेड़ काट दो, ये काट दो, वैसा नहीं करेंगे तभी बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं हम लोग भी और पेड़ पौधे भी, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला, देखिए प्राकृतिक दोनों का प्रयोग, देखिएगा प्राकृतिक दोनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण अर्थ उद्योगीकरण करते हैं, उद्योगीकरण में कंपनियां बनता है, इंडस्ट्रियल
उद्योगीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना है। भाई बहुत सारे कंपनियां खुलता ना है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, जंगल नष्ट होने से बचाने के लिए सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और खनन करते समय अति दोहन से बचाना है। खनन माने कारखाने जब खुलता है ना एक से करते समय तो तुम्हारा क्या है, अति दोहन माने उसका जो प्रयोग हो रहा है ना एक से लगातार, मान लीजिए मैं पेड़ काट रहा हूँ, लगातार काट रहा हूँ, मतलब नहीं है काटने से, उसे बोलते हैं खनन करना, उसे दुरुपयोग बोलते हैं। ठीक है, उसे बचना है, बचाना भी है। अब आते हैं नियमितवाद क्या होता है। देखिए इस विचारधारा के अनुसार, देखिए क्या बाबू, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। पर्यावरण से क्या मानता है, नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप को पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। मतलब पूरा शक्ति के द्वारा नियंत्रण किया गया था। यहाँ पे रेटजेल, रिटल और हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवादी के प्रमुख समर्थक थे, मतलब उसका सपोर्ट करने वाले थे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। नियतिवाद समानता क्या होता है, मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भर, किसानों की जलवायु पर निर्भर है, और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन हुआ। क्या हुआ, शारीरिक। जैसे मान लीजिए किसी का शरीर बहुत कठोर होगा, किसी का शरीर बहुत मुलायम होगा, किसी का शरीर बहुत हार्डनेस होगा, है ना। जैसे मान लीजिए जो खेती ज्यादा करता है उसका हाथ पर ज्यादा कठोर टाइप का रहता है, और जो मतलब नहीं करता है, जो खाली लैपटॉप ऐसे चलाता है, उसका हाथ बहुत मुलायम टाइप का होता है। उसे कस के दबा देता है, टूट जाएगा, और जो खेती काम करता है, लकड़ी काम करता है, उसका हार्ड रहता है। तो प्रकृति जैसा काम वैसे पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ पे कर रहा है ना। आगे देखिएगा, तो जलवायु पर भी निर्भर करता है। जलवायु माने मौसम, ये नहीं जी। चलिए नियतिवाद समानता, मानव को एक निष्क्रिय कारक है जो कि पर्यावरणीय कारकों पर प्रभावित होता है। ये तो पढ़ा, दोबारा देखिए। उदाहरण के लिए आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता होता है। किसान है ना, किस पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है। जलवायु माने मौसम पे, मौसम आएगा तभी खेती करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये ना होता है जी। आगे देखते हैं। अब आगे संभववाद, संभावनावाद। संभववाद क्या है, देखिए बाबू, इस विचारधारा के अनुसार, देख रहे क्या, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थक है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावना का है अब इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। इच्छानुसार अपने लाभ के लिए क्या करे, वो उपयोग कर सकता है मानव। ठीक है, मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्तावित संभव है। और बिडाल डी ला ब्लास तथा लूसियन हैलेक इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। भाव दूसरों का नाम था लूसियन, और कौन, तो बिडाल डी ला ब्लास नाम रखिएगा याद। ठीक है, ये तुम्हारे इसके लिए क्या था, प्रमुख था। इसके लिए तो संभववाद के लिए। संभववाद क्या होता है, संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसलिए क्या बोला साहब बोल रहे हैं ना कि संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता भी है। सक्रिय शक्ति के रूप में क्या करता है, देखता है। उदाहरण के लिए नदी पर पुल, और खेती और परिवहन माने गाड़ी वाली, खेती माने जारी रोड, खेती करना होता है, और नदी पर पुल तो जारी रोड बनता है, इसलिए गाड़ी के पार करने के लिए। मनुष्य का प्रकृतिकरण क्या होता है, देखिएगा। मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिकी वातावरण के साथ बातचीत करता है, और यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतवाद कहा जाता है, जो मनुष्य को प्रकृति कारक है। मनुष्य क्या तुम्हारे यहाँ पे प्रकृति कारक है, उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने
प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया और संशोधित माने यूज करना, बचाना शुरू करने किया और संस्कृति पश्चिमी परिदृश्य से बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। और क्या बोला यहाँ पे, ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव नियतवादी का एक मध्य वर्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि न तो पूर्ण आवश्यकताएं पर्यावरणीय नियतवाद की स्थिति है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता अधिभोग की स्थिति है। मतलब बोले ना तो तुम्हारा पूरा पूरा पर्यावरण आप लोग पर्यावरण यूज कर सकते हैं हम लोग के द्वारा, और नहीं हम लोग कर सकते पूरी तरह से पर्यावरण। कहने का मतलब है कि ना तो मैं पूरी तरह से नौकर हूँ उसका, ना ही मैं उसका क्या हूँ, मालिक हूँ इसका, पर्यावरण का। तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है पूरा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आपके कहने पे एक बार फिर से बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यानी क्वेश्चन बैंक, उसे लाया हूँ आपके लिए। चलिए अपना देखते हैं क्या क्या पहला चैप्टर का भूगोल का, जिससे हम बोल सकते हैं क्लास 12th है, ठीक है ना, वही जो अभी चल रहा है कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और इसमें क्या क्या पूछ रखा है हम लोग चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, सामने सब कोई तो क्या पूछ रखा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखिए। जैसे आप लोग पढ़ा ना जब उपक्षेत्र के बारे में, तो आप खुद ही नाम लिख सकते हैं। देखो मानव भूगोल के उपक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला व्यवहारवाद विचारधारा है ना, दूसरा क्या तुम्हारा मानव कल्याण का विचारधारा भूगोल, दूसरा क्या, तीसरा क्या सांस्कृतिक भूगोल, चौथा ऐतिहासिक भूगोल, पांचवा संसाधनों का भूगोल, दिखाई दे रहा क्या। उसके बाद क्या बोले यहाँ पे, कृषि भूगोल, उद्योग का भूगोल इत्यादि बहुत सारे ऐसे भूगोल है यहाँ बताया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय निश्चयवाद की आवश्यकता को लिखे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद की आवश्यकता को लिखे। तो आप इसके बारे में लिखिएगा। देखिए आप ये लिख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। इस बार ऐसे बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, तो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। वो दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, निश्चयवाद। पेपर में आता देखिए कब आ रखा है, 2013 में 2016 में आ रखा है। निश्चयवाद क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या आपके पास होगा नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। निश्चयवाद क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए, डेफिनेशन लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चयवाद क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना, इसलिए देखो मानव भूगोल की परिभाषा करें। देखिए क्या मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में आप देखिए। कब पूछ रखा है, 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछ रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर आपके पास किताब होगा A1 का है लिया हुआ, ठीक ना, या BBD बोल सकते हैं आप लोग, BBD का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो हो गया ना, देखिए यहाँ देखिएगा, संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें, या फिर संभववाद क्या है इसके बारे में बताइए। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसका टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हूँ, इसका मैं तो मैं कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर एक तरह से आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा सारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।